नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, जब भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, मनमुटाव होता है और पत्नी अपने मायके चली जाती है, तो ऐसे में पत्नी पति के ऊपर 2-4 केस ज़रूर फाइल करती है, जिनमें से मेंटेनेंस भी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट और जो क्रिमिनल केस है वो है 498A का, जो पत्नी ज़रूर फाइल करती है। देखिए, 498A अब नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 है और इन दोनों सेक्शन में यानी कि पुराने सेक्शन में और नए सेक्शन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। सेम डेफिनेशन है, सेम पनिशमेंट है, केवल सेक्शन नंबर चेंज कर दिया गया है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 498A का केस शुरू कहां से होता है और ख़त्म कहां पर जाकर के होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप कंप्लेंट से लेकर के और फाइनल स्टेप आर्गूमेंट्स तक लेकर के, अपील तक लेकर के 498 के केस में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, इस पूरी 498 के केस के बारे में बात करूंगा, ताकि आपको 498A या BNS सेक्शन 85 के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन, कोई बाधा आपके दिमाग में ना रहे। तो दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। देखिए, ये जितनी भी स्टेजेस हैं, इन्हें मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है, कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है और ये पॉइंट्स तकरीबन 10-12 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि 498 का पूरा केस आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप है कंप्लेंट इन वुमेन सेल या CAW सेल। देखिए, आम तौर पर जब भी पत्नी लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है या नहीं भी जाती है और वो पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई मामला दर्ज करना चाहती है, केस दर्ज करना चाहती है, 498 का केस दर्ज करना चाहती है, तो ऐसे में पत्नी अपनी कंप्लेंट पुलिस थाने में या वुमेन सेल में लेकर के जाती है। देखिए, वुमेन सेल में जब पत्नी कंप्लेंट फाइल करती है तो उसके बाद पति और बाकी ससुराल वालों को, जिन जिन का उस कंप्लेंट में नाम है, उनको पुलिस थाने वुमेन सेल वाले बुलाते हैं। देखिए, ज़्यादातर ये केसेस पुलिस थाने में अगर होते हैं तो पुलिस थाने इसे वुमेन सेल में या CAW सेल में भेज देते हैं। देखिए, CAW सेल क्या करता है कि दोनों पक्षों को बिठा करके बातचीत करता है। अगर किसी तरह का कोई मीडिएशन, कोई समझौता हो सकता है तो कोशिश करता है कि मामले को वहीं सुलझा लिया जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी गिले शिकवे हैं वहीं पर दूर हो जाएं और पत्नी अपनी कंप्लेंट को वापस ले ले। देखिए, अगर इस स्टेज पर कंप्लेंट में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि बहुत बारी इनिशियल स्टेज पर पत्नी भी जोश में होती है, पति भी जोश में होता है या पति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सब कुछ पत्नी के हाथ में होता है। तो ऐसे में अगर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ CAW सेल में नहीं होता, वुमेन सेल में नहीं होता, तो ऐसे में हम आते हैं अपनी अगली स्टेज के ऊपर, जो है FIR अंडर सेक्शन 498A IPC या BNS सेक्शन 85। क्योंकि पत्नी ने कंप्लेंट करी है तो FIR रजिस्टर करना उनकी एक ड्यूटी बन जाती है और ऐसे में उन सभी के ऊपर FIR दर्ज होगी जिन जिन का उस कंप्लेंट में नाम है। इस स्टेज पर जब FIR दर्ज होती है, इस स्टेज पर पुलिस अगर पत्नी से बात करे और अगर पुलिस को लगे कि बाकी जितने भी आरोपी हैं पति के अलावा, उनको ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व किया गया है या उनका किसी भी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट कंप्लेंट में नहीं लग रही है, तो इस स्टेज पर आकर के पुलिस केवल और केवल पति के ऊपर FIR दर्ज कर सकती है और बाकी आरोपियों को FIR में नहीं डालेगी, यानी कि उनको केस में से बाहर निकाल सकती है। लेकिन अगर कंप्लेंट में बाकी आरोपियों के खिलाफ भी शिकायत है, फैक्चुअल उनके खिलाफ आरोप हैं, एलिगेशन है, स्पेसिफिक एलिगेशन है, तो ऐसे में पुलिस को
मजबूरन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। देखिए, इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे स्टेप के ऊपर। जब भी पुलिस अक्यूज के खिलाफ या पति या उसके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है, तो ऐसे में पति और उसके परिवार वाले एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए हकदार हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफआईआर से पहले एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते हैं, एफआईआर के बाद ही एंटिसिपेटरी बेल ली जा सकती है। क्योंकि एफआईआर हो गई है तो ऐसे में अब अक्यूज के मन में एप्रीहेंशन है कि उसे पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। तो ऐसे में एफआईआर के खिलाफ या पत्नी की कंप्लेंट एफआईआर के खिलाफ पति और उसके परिवार वाले एंटिसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि इस 498 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर भी जो सज़ा है, जो ऑफेंस की सज़ा है 7 साल से कम है, वहां पे गिरफ्तारी से बचा जाए। और क्योंकि इस केस में, क्योंकि ये पति पत्नी का केस है, ऐसे में पुलिस अपनी पावर्स को मिसयूज़ करती है, इस करके भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरेस्ट ना करने की हिदायत दी गई है। और इस वजह से भी, क्योंकि पत्नियां इस सेक्शन का ज़्यादातर मिसयूज़ करने लग गई हैं, इसको देखते हुए भी ये गाइडलाइन जारी की गई थी। तो जब भी एफआईआर दर्ज होगी तो पति और उसके परिवार वाले एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट से ले सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। अगर कहीं पे किसी चीज़ की रिकवरी है, कोई डाउरी आर्टिकल्स हैं, कोई स्त्री धन है, उसकी रिकवरी है, तो उसको देखते हुए एंटिसिपेटरी बेल डिसाइड होगी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि ये पति पत्नी का मामला है, तो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाती है विद कंडीशन कि पति और उसके परिवार वाले इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा स्टेप। और इसके बाद स्टेप जो आता है वो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जब भी पति और उसके परिवार वाले इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, उसके बाद पुलिस एफआईआर के बेसिस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस पत्नी और जो बाकी गवाह हैं उनके बयान लिखती है, 161 के बयान लिखती है, और जब जो सारे एविडेंस हैं उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करती है। यदि कोई रिकवरी है तो उसे करने की कोशिश करती है। ये सभी जब चीज़ें हो जाती हैं, सभी के बयान ले लिए जाते हैं, जो भी एविडेंस हैं वो पत्नी की तरफ से ले लिए जाते हैं, उसके बाद जाकर के पुलिस अपनी एक चार्जशीट बनाती है और उस चार्जशीट को पुलिस कोर्ट में फाइल करती है। और यही है हमारा अगला स्टेप, अगला जो प्रोसेस है, अगली स्टेज है कि पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। देखिए, ये चार्जशीट सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत फाइल होती है। और ये चार्जशीट जब कोर्ट में फाइल होती है, यानी कि पुलिस ने अपनी तरफ से केस बना करके कोर्ट में दे दिया है। पुलिस लिखती है कि सभी एविडेंस के बेसिस पर, सभी गवाहों की गवाही के बेसिस पर अक्यूज्ड पति या उसके परिवार के खिलाफ ये सेक्शन बनते हैं, इस सेक्शन में उन्होंने अपराध किया है और उनके ऊपर केस चल के उन्हें सज़ा होनी चाहिए। ऐसी चार्जशीट पुलिस कोर्ट में फाइल करती है। देखिए, जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है, वैसे ही जो पति और उसके परिवार वाले हैं उन्हें भी कोर्ट में पेश होना होता है। और जो कोर्ट है वो पति और परिवार वालों को चार्जशीट की कॉपी हैंडओवर करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अक्यूज हैं तो अक्यूज को एक राइट है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जशीट की कॉपी दी जाएगी, ताकि वो उसे पढ़ सकें और अपनी डिफेंस तैयार कर सकें। देखिए, इसके बाद जो स्टेज आती है वो है चार्जेस लगाने की, यानी कि मजिस्ट्रेट जो है उस चार्जशीट के ऊपर अपना संज्ञान लेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है उसमें किसी भी तरह का कोई आरोप सिद्ध ना होता हो, किसी भी तरह का कोई एविडेंस ना हो, लेकिन एक खाना पूर्ति के लिए चार्जशीट फाइल कर दी गई है। तो ऐसे में कोर्ट उस चार्जशीट को भी स्क्रूटनाइज करेगी। जो डिफेंस का पक्ष है, एक्यूज का पक्ष है, उन्हें भी बोलने का मौका देगी। तो इस स्टेज पर आते हैं कि चार्जेस फ्रेम होने की स्टेज। देखिए, अब क्योंकि दोनों के सामने, कोर्ट के सामने भी चार्जशीट है, एक्यूज को भी प्रोवाइड कर दी गई है, तो अब कोर्ट जो है चार्जेस के ऊपर बहस सुनेगी। ज़्यादातर केसेस में बहस जो है नहीं की जाती है,
क्योंकि कोर्ट को पता होता है कि इसमें जो चार्जेस फ्रेम होने ही होने हैं, सेक्शन तो लगने ही लगने हैं। लेकिन अगर अक्यूज्ड और उसके परिवार वाले चाहते हैं कि वो, उनको लगता है कि चार्जशीट में कुछ ऐसा नहीं लिखा है, तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने चार्जेस के ऊपर बहस करनी है। क्योंकि अगर वो इस बहस में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन्हें इमीडिएटली डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, केस आगे नहीं चलेगा और वो उसी स्टेज पर डिस्चार्ज होकर के केस में से बाहर हो जाएंगे, केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर केस बनता है तो वो अगर बहस भी कर देंगे तो कोर्ट उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम करेगी ही करेगी। देखिए, जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो कोर्ट की तरफ से सेक्शन लगाए जाते हैं। कोर्ट ये कहती है कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल करी है, आरोपी ने अपनी आर्गूमेंट्स दे दिए हैं, लेकिन इन सभी को देख के लगता है, जो चार्जशीट फाइल की गई है, जो चालान फाइल किया गया है, उसको देख करके लगता है कि मामला ट्रायल के योग्य है, इसमें एविडेंस आना ज़रूरी है। तो ऐसी स्टेज पर कोर्ट पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ सेक्शंस लगाएगी, जिसे हम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हमारी अगली स्टेप के ऊपर, जो है प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। दोस्तों, यही वो स्टेज है जहां से केस का ट्रायल शुरू होता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस का मतलब है कि स्टेट और पत्नी या पत्नी के पक्ष वाले अपनी गवाही पेश करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले पत्नी, उसके माता पिता या जो भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं उसमें जितने भी विटनेसेस हैं तो उनको बुलाया जाएगा, उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ होएगी और फिर जो दूसरी पार्टी है यानी कि पति और उसके परिवार वाले हैं, उनके वकील को मौका मिलेगा जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में विटनेसेस आए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया है, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यही वो स्टेज है जहां पर डिफेंस अपने केस को एक रास्ता दिखा सकती है जीत की तरफ। क्योंकि अगर उन्होंने प्रोसिक्यूशन एविडेंस को तोड़ दिया, यानी कि अगर पत्नी ने गवाही दी है उसे तोड़ दिया, पत्नी के पक्ष में जो गवाहियाँ आई हैं उसे तोड़ दिया, या उनमें कमियां जो हैं कोर्ट के सामने ले आए, तो इस स्टेज पर क्रॉस एग्जामिनेशन में पति बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकता है और केस को अपने पक्ष में कर सकता है। दोस्तों, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कोर्ट जो है उसको क्लोज कर देगी या प्रोसिक्यूशन उसको क्लोज कर देगी, तो उसके बाद आती है बारी स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड की। ये स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड सीआरपीसी के सेक्शन 313 में की जाती है। देखिए, अब 313 की स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस आ चुका है तो ऐसे में कोर्ट अक्यूज्ड से पूछती है कि आपके खिलाफ इन इन लोगों ने गवाही दी है, अपनी गवाही में ये एलिगेशन लगाए हैं, आपके खिलाफ ये एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ओरल एविडेंस है, तो ये सभी जो हैं आपके खिलाफ केस को साबित करते हैं और ये सेक्शन में आपको सज़ा होनी चाहिए। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? तो इस स्टेज पर जब अक्यूज की स्टेटमेंट होगी तो उसे क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे और अक्यूज अपना आंसर देगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में अक्यूज का आंसर यही होता है कि उसके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं झूठे हैं, जितने भी गवाह आए हैं वो उन्होंने झूठी गवाही दी है या झूठे आरोप लगाए हैं, जितने भी एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके खिलाफ हैं वो सभी झूठे हैं, बेबुनियाद हैं या फिर झूठे तैयार किए गए हैं। तो इस तरह से अक्यूज की स्टेटमेंट होती है। देखिए, ये स्टेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है और कई बार लोग इसे बड़ी लाइटली ले लेते हैं, लेकिन अगर एक भी गलती अक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट में दे दी तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पर भी अक्यूज यानी कि पति पक्ष को सज़ा हो सकती है। तो बड़े ध्यान से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 313 में उसका जवाब देना है, तभी आपको आगे कामयाबी मिलेगी। देखिए, जब अक्यूज की 313 की स्टेटमेंट हो जाती है उसके बाद आता है डिफेंस एविडेंस, यानी कि पति और उसके परिवार वालों को अपनी गवाही अपनी तरफ से या अपने पक्ष में गवाही देने का मौका मिलेगा। देखिए, 99.9% केसेस में जहां पर क्रिमिनल केसेस होते हैं वहां पर किसी भी तरह का कोई डिफेंस एविडेंस नहीं कराया जाता। हालांकि ये ऑप्शनल है, कराया भी जा सकता है, लेकिन नहीं इसलिए कराया जाता क्योंकि अगर डिफेंस एविडेंस में किसी की भी गवाही कराई जाए या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किया जाए तो उस गवाह को दूसरी पार्टी यानी कि प्रोसिक्यूशन वाले क्रॉस एग्जामिन करेंगे। और जब वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे, अगर बाई चांस कोई एक स्टेटमेंट भी पत्नी के पक्ष में चली जाती है या पति के अगेंस्ट बोल दी जाती है, तो वो जो गवाह है, क्योंकि वो पति का गवाह है और उसने पत्नी के पक्ष में कुछ कह दिया है, तो ये एक
जो गवाही होगी या जो गवाह होगा वो पति के केस को पूरी तरह से डैमेज कर देगा। तो इसलिए किसी भी तरह के डिफेंस एविडेंस से 498 के केस में बचा जाता है और जितना भी फोकस है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को तोड़ने में लगाया जाता है, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस में लगाया जाता है। देखिए, इसके बाद आती है अगली स्टेज जो कि है फाइनल आर्गुमेंट्स की। जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो गया, जो अक्यूज है उसकी स्टेटमेंट हो गई, अक्यूज की डिफेंस एविडेंस भी क्लोज हो गई, तो इसके बाद बचती है आखिरी बहस। दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी आर्गुमेंट्स तैयार करते हैं, कोर्ट आर्गुमेंट्स की डेट फिक्स करती है और उस डेट पर दोनों वकील अपनी अपनी आर्गुमेंट्स पेश करते हैं। प्रोसिक्यूशन आर्गुमेंट करता है कि एज पर द एविडेंस पति और उसके परिवार वालों के ऊपर जो भी चार्जेस लगाए थे वो साबित हो गए हैं, उन्हें सज़ा होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ पति का वकील ये कहता है कि जितने भी एविडेंस फाइल पर आए हैं उनसे ये साबित नहीं होता कि पति या उसके परिवार वालों ने किसी भी तरह की क्रूअल्टी या किसी भी तरह का ऑफेंस पत्नी के खिलाफ किया है। इस करके केस को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए, पति और उसके परिवार वालों को बरी कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से दोनों के दोनों वकील अपनी अपनी बहस, अपनी अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो करते हैं, साथ में उसके रिलेटेड जजमेंट्स भी कोर्ट में पेश करते हैं। देखिए, इसके बाद जो मेन आता है वो है जजमेंट वाला दिन। देखिए, जब आर्गुमेंट्स हो जाती हैं, यही है हमारी आखिरी स्टेज कि जब आर्गुमेंट्स हो जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आर्गुमेंट्स के तुरंत बाद ही जज या कोर्ट अपना डिसीजन दे, अपनी जजमेंट सुनाए, क्योंकि दोनों की आर्गुमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने भी हैं, एविडेंस पढ़ने हैं। तो ऐसे में कोर्ट अगली डेट भी दे सकती है कि उस दिन जा कर के वो जजमेंट को प्रोनाउंस करेंगे। और जब जजमेंट की डेट आएगी तो उस दिन कोर्ट प्रिपेयर्ड होगी, जजमेंट को कोर्ट में प्रोनाउंस करेगी कि पति पक्ष बरी होता है या उसे सज़ा होती है, पत्नी का केस खारिज होता है या सफल होता है। देखिए, अगर पति को सज़ा होती है तो ऐसे में पति को उसकी अपील फाइल करनी पड़ेगी, और अगर केस खारिज हो जाता है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि ऐसे में पत्नी अगली कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि 498 का केस एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये बात अब जग जाहिर है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी पता है कि 90% 498 के केसेस फर्जी होते हैं, जिनमें कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और अगर झूठे आरोप नहीं भी हैं तो आरोप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, जो चीज़ छोटी होती है उसे बहुत बड़ा चढ़ा करके, और ताकि पति और उसके परिवार वालों को हरेस किया जा सके। तो इसके 498 का सदुपयोग हो, जिस उद्देश्य से उसे बनाया गया था उसी को पूरा किया जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।